Green World Publications. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। पेट की सीरीज चलाई जा रही है जो कि 2025 में आपके यहाँ एग्जाम होने वाला है 2025 का। इसमें मैं आपको विज्ञान पढ़ाने वाली हूँ, जो कि लास्ट क्लास में एक लेक्चर ले चुकी हूँ, आज दूसरा लेक्चर है। इसमें स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट किया गया है। आज का जो टॉपिक है वो प्रकाश का है। ठीक है, प्रकाश से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं या फिर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हुए हैं, उन सारे सवालों को शामिल किया गया हुआ है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। हर प्रकार का सवाल इसमें शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है, पूछा गया है। गति का मतलब यहाँ पे प्रकाश की चाल से है, स्पीड ऑफ लाइट से है, कि प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में कितनी है। तो प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है या वायु में, आपसे चाहे निर्वात पूछे या वायु पूछे, इन दोनों में ही प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो आप लिखेंगे 3 × 10⁵ लिखेंगे किलोमीटर। ठीक है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड में अगर पूछेगा तो। वैसे किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं, जब किलोमीटर में पूछेगा तो आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछेगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है, निर्वात में पूछे या वायु में पूछे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रकाश एक प्रकार की कौन सी तरंग है? तो प्रकाश कौन सी तरंग है? तरंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तरंग को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। किसी माध्यम में क्या होता है, जब कोई कण किसी माध्यम में चलता है तो वो कुछ ना कुछ विक्षोभ उत्पन्न करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। ये तरंग जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं यांत्रिक और दूसरे को हम कहते हैं अयांत्रिक। यांत्रिक आपका मैकेनिकल वेव बोलते हैं इसको हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग का क्या मतलब हुआ? यांत्रिक तरंगे आपका गमन के लिए इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, इनको माध्यम की आवश्यकता होगी। जबकि अयांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इनको माध्यम नहीं चाहिए होता है। यांत्रिक तरंगों का उदाहरण क्या हो गया? ध्वनि तरंगे। ठीक है। अब यांत्रिक तरंगे जो होती हैं ये जिस माध्यम में चलती हैं, जैसे मान लीजिए ये जो लाइन मैं एक खींच रही हूं, तो इस लाइन का अगर ये परपेंडिकुलर चल रही है, अगर ये परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि भाई ये एक लाइन हो गया, इस हिसाब से अगर ये चल रही है तो उसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। जब यांत्रिक तरंगे माध्यम के लंबवत चल रही होंगी तो उनको हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। लेकिन जब यांत्रिक तरंगे माध्यम की ही दिशा में चल रही हैं, जैसे ये माध्यम हो गया और इसी की दिशा में यांत्रिक तरंगे चल रही हैं, यांत्रिक तरंगे इसी दिशा में गमन कर रही हैं, तो उन तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम के लंबवत चलेगी, जो माध्यम है उसके लंबवत चलेगी तो वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। जब माध्यम की ही दिशा में तरंगे गमन करती हैं तो वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, आपकी जो यांत्रिक तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य भी हो सकती है और अनुप्रस्थ भी हो सकती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य भी हो सकता है और अनुप्रस्थ भी हो सकता है, याद रखिएगा। और दूसरी चीज क्या है? ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे हमेशा अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा और कुछ? और जो आपका अनुप्रस्थ तरंगे, हाँ एक और चीज, ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव और आपका जो गैस है तीनों माध्यमों में चलती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में गमन करती हैं। अनुप्रस्थ तरंग मैकेनिकल अनुप्रस्थ तरंग यानी कि यांत्रिक
अनुप्रस्थ तरंग केवल और केवल ठोस माध्यम में चलता है। यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग जो है, यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग जो है यह केवल और केवल ठोस माध्यम में चलता है। यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग केवल और केवल ठोस माध्यम में चलता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग क्या अयांत्रिक भी हो सकता है? जी हाँ, अनुप्रस्थ तरंग अयांत्रिक भी होता है। ये आप ट्रांसवर्स वेव हैं जिनको इंग्लिश में समझ में आता है, यानी कि जो हिंदी में थोड़ा सा उनको वर्ड समझने में दिक्कत होती है। आपकी अनुप्रस्थ तरंगें ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ये ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं ये नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल दोनों हो सकती हैं। ठीक है, जब हम नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं, यानी कि अयांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग की बात करते हैं, तब हम प्रकाश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रकाश तरंगों की बात करते हैं। ठीक है, इन प्रकाश तरंगों को और क्या कहा जाता है? इनको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिए। अनुदैर्घ्य तरंगे आपकी मैकेनिकल तरंगे होती हैं, ये तीनों माध्यमों में चलती हैं, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में। अनुप्रस्थ तरंगे आपके मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दोनों हो सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंग जब मैकेनिकल वेव की बात करते हैं तो ये केवल और केवल ठोस माध्यम में गमन करेगा। जब हम अनुप्रस्थ तरंग नॉन मैकेनिकल वेव की बात करते हैं तो इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर। पूछ रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की कौन सी तरंग है? तो आंसर है कि जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और अनुप्रस्थ क्या? अयांत्रिक। अयांत्रिक अयांत्रिक तरंगे। ठीक है, चलिए आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? आपने पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? 2 नियम होते हैं। क्या कहता है? मान लीजिए कि ये एक परावर्तक सतह है, ठीक है, और प्रकाश जो है इस सतह से आकर के टकराता है। ये सतह कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए, तभी तो टकराएगा। और सेम माध्यम में, उसी माध्यम में वापस जाने के लिए इसको कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। ठीक है ना, सतह कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी। अब ये जो सतह है, ये प्रकाश की किरण आई, इस माध्यम में आई, इस सतह से टकरा करके वापस इसी माध्यम में ये चली गई। ठीक है, वापस इसी माध्यम में चली गई। अब अगर इन दोनों के बीच में हम ये खड़ी लाइन खींच लें, जिसको हम क्या कहते हैं? सीधी, थोड़ा सा इसको कर दूं। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा रहता है, और इसको थोड़ा सा रुकिए। ये प्रकाश की किरण आई और ये इस दिशा में ये इससे निकल गई। ठीक है, ये है आपकी आपतित किरण, इंसिडेंट रे जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपकी परावर्तित किरण। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इसको हम अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है ना, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन पर होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों आपको एक ही तल में दिखाई दे रहे हैं, एक ही प्लेन पर तीनों दिखाई दे रहे हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण जो है, ये आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण है आपतन कोण है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, जो कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। तो एंगल आई बराबर होता है एंगल आर। ये है दूसरा नियम। पहला नियम क्या हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तन के कितने नियम हो गए? परावर्तन के 2 नियम हो गए। कौन कौन से नियम हो गए ये भी डिस्कस कर लिया गया। ठीक है, आगे बढ़िए। समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है, ठीक है,
समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ये आभासी और सीधा होता है, ठीक है ना। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, जिनको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, जिनको हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यानी किसी फिल्म पर इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, वो आपके वर्चुअल इमेजेस होते हैं, ठीक है, रियल नहीं होते हैं, और ये क्या होते हैं, सीधे होते हैं, इरेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जब अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आपका जो इमेज होता है वो वर्चुअल और क्या होता है, सीधा होता है, और लैटरली इन्वर्ज होता है। एक और चीज समझ लीजिए कि समतल दर्पण में जब आप देखते हैं कोई चीज, ठीक है ना, तो वो लैटरली इन्वर्ज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पार्श्व रूप से उल्टा दिखाई देता है। मतलब कि अगर जो आपका दायां हाथ है वो आपका क्या करेगा, मान लीजिए कि मैं ये एरो इस तरह से बना रही हूँ, तो ये एरो मिरर में इस तरह से दिखाई देगा, तो इसको हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझिएगा कि ऐसे मैंने कोई इमेज बनाई और इस तरह से दिखाई दे, ये इमेज इस तरह से नहीं बनता है, ये लैटरल इन्वर्जन समतल दर्पण में बनता है, ठीक है। ये जो इन्वर्जन होता है इसको आप वर्टिकल इन्वर्जन कह सकते हैं, ये आपका किस में बनता है, गोलीय दर्पण में बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अवतल दर्पण में बनने वाली छवि सामान्यतः, हाँ पूछ लिया है कि अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है। सामान्यतः अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा मोस्टली कि एक कंडीशन को छोड़ करके मोस्टली जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। केवल और केवल एक ही कंडीशन होता है जहां पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता दिखाई देता है, नहीं तो हमेशा कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, वास्तविक और उल्टा बनता हुआ दिखाई देगा। एक चीज यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करना है, और मैं ये चार्ट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछता है, ठीक है। याद करना बहुत आसान है, लिखती तो टाइम लगता है, इसीलिए टेबल बनाया लगाया हुआ है, ठीक है। देखिएगा, यह है कि आप अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियां और प्रतिबिंब बनता कैसा है, प्रकृति क्या होती है, आकार क्या होता है, वो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम दर्पण को क्या करेंगे, वस्तु को दर्पण के सामने, ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ से हमने एक बीच से सीधी लाइन खींच ली है जस्ट टू डिफरेंट एक चीज बनाने के लिए। यहाँ पे आपका फोकल लेंस हो गया, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, जिसको वक्रता केंद्र हम कहते हैं, ठीक है। ये आपका पोल हो गया है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए कि वस्तु को आप कहाँ पर रख रहे हैं और प्रतिबिंब कहाँ पर आपकी बन रही है। तो वस्तु, जब आपने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा है, वस्तु को आपने, कोई वस्तु है जो आपने कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है, तो जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। एक दो बार समझ लेना है, कायदे से आसानी से याद रहेगा। वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई, इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बना। अब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा तो क्या होगा, आकार उसका एक जैसा होगा, मतलब कि समान आकार का बनेगा, साइज सेम होगी, ठीक है। कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा, इमेज वक्रता केंद्र पर बनी, आकार समान होगा, उल्टा और वास्तविक नेचर होगा। अच्छा, अनंत पर वस्तु को रख रहे हैं, अगर कहीं भी यहाँ पर अनंत पर कहीं हमने वस्तु को रखा, तब वस्तु जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, तब प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा। अनंत पर कहीं हमने वस्तु को रखा, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, ठीक है। अनंत पर वस्तु को रख दिया हमने, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है ना। और कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के समान बनेगा, ठीक है ना, बिल्कुल छोटा सा बनेगा, माइन्यूट, डिमिनिस्ड। और कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। उल्टा और वास्तविक हमेशा याद रखना है, एक ही कंडीशन है, बस उसी को याद ही रखना है, बाकी तो सब में उल्टा और वास्तविक बनेगा ही बनेगा। अब आ जाइए, अब इसी का ऑपोजिट कर दीजिए। अब हमने वस्तु को कहाँ पर रख दिया, फोकस पर रख दिया, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और जब ये फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा था तो बहुत छोटा बन रहा था, अब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो ये बहुत बड़ा बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, उल्टा और वास्तविक,
ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, तीनों फिर से रिवाइज कर लीजिए। क्या है डिस्कस किया हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनी, ठीक है। आकार कैसा होगा, वस्तु के समान आकार का होगा। प्रकृति कैसी होगी, उल्टा और वास्तविक। दूसरा कंडीशन हमने क्या रखा था कि वस्तु को हमने अनंत पर रखा था, किसी भी अनफिक्स्ड डिस्टेंस पर हमने वस्तु को रखा हुआ था। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, और आकार में बिल्कुल छोटा बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है। प्रकृति कैसी है, उल्टा और वास्तविक है। अब वस्तु को हमने कहाँ रखा, फोकस पर रखा। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। वस्तु का आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा, एनलार्ज्ड होगा। प्रकृति वैसी ही होगी, उल्टा और वास्तविक। इतना हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए आगे। अब हमने क्या करा, वक्रता केंद्र और अनंत पर हम फोकस को वस्तु को रखेंगे। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे। मान लीजिए कि ये कोई अनंत का बिंदु है और ये है आपका वक्रता केंद्र। हमने वस्तु को यहाँ कहीं बीच में वस्तु को रखा हुआ है, ठीक है। तो हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर रख रहे थे तो वक्रता केंद्र पर बन रहा था, अनंत पर रख रहे थे तो फिर फोकस पर बन रहा था। अब कहीं ना कहीं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बीच में बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं बन रहा है। कहीं इधर कहीं आकर के वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा, और वही उल्टा और वास्तविक होगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, देखिए वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब ध्यान देना जरा सा कि अनंत पर रख रहे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पर। वक्रता केंद्र पर रख रहे थे तो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा था। लेकिन बीच में रखोगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है। वास्तविक और उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। आ जाइए आगे, अगला देख लीजिए। अब कहाँ रख रहे हैं, यही एक स्पेशल कंडीशन है, स्टार मार्क कर लीजिए। यही एक स्पेशल कंडीशन होता है जब हम ध्रुव और फोकस के बीच में रख रहे हैं। ये है आपका पोल और ये है आपका फोकस, यहाँ कहीं वस्तु को रखा जा रहा है। ध्रुव और फोकस के बीच में हम कहीं पर जब रखेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो इधर साइड में दर्पण के पीछे बनेगा, इस साइड नहीं बनेगा। दर्पण के सामने नहीं बन रहा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। सो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। एक ही याद रखिए कि पोल के, अगर पोल वर्ड आ रहा है मतलब ध्रुव वर्ड आ रहा है तो ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखा गया है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। पीछे बनेगा तो आभासी और सीधा बनेगा, उत्तल दर्पण वाला केस ले लेगा ये, ठीक है ना। आभासी और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है, ठीक है। आगे आइए, अब आ जाइए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दीजिए। वक्रता केंद्र तो समान है, पहले हमने अनंत पे रखा था, अब फोकस पर रख देंगे। फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, सेम। सो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बस थोड़ा सा आपको फोकस होकर के हल्का सा एनालाइज करके ध्यान देना है, इसको अपने आप याद हो जाएगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा वास्तविक, और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। समझ गए, ठीक है। देखो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा तो छोटा बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा तो बड़ा बनेगा। अब ये बड़ा छोटा में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए जब वस्तु फोकस पर बनेगी तो बिल्कुल छोटी बनेगी, तो जहां पर भी फोकस आएगा तो वस्तु छोटी बनेगी, जहां पर भी अनंत आएगा तो वस्तु क्या होगा, बड़ा बनेगा। और दर्पण के पीछे बन रहा है तो वस्तु का आकार क्या है, बड़ा है। ये स्पेशल कंडीशन वाला है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, क्या क्या खुल जा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन अब आते हैं हम। यही है ना, चलिए।
अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये मान लीजिए ये एक आपका पारदर्शी माध्यम है। अब प्रकाश जो है एक माध्यम से, ये ऊपर वाला कोई माध्यम है, मान लेती हूँ मैं ये वायु वाला माध्यम है। प्रकाश वायु से ट्रैवल करके मान लीजिए कि आ रहा है, ये आपका, पहले मैं नॉर्मल बना दूं, ठीक है। प्रकाश टेढ़ा क्यों बन जाता है, प्रकाश वायु से ट्रैवल करके आ रहा है, ठीक है, वायु से ट्रैवल करके प्रकाश आ रहा है। अब मान लीजिए कि नीचे जो है ये कांच है और किस में प्रवेश कर रहा है, कांच में प्रवेश कर जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो प्रकाश की किरण है सीधी ना जाकर के हल्की सी बेंट हो जा रही है, बेंड हो जा रही है, ठीक है ना, मुड़ जा रही है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का विचलन। उसका मार्ग थोड़ा सा चेंज हो गया है, मुड़ गया है। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का विचलन कहा जाता है, डेविएशन ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्यों होती है, परावर्तन में हमने देखा था कि प्रकाश जो है ये एक माध्यम से जाती थी तो उसी माध्यम में वापस चली जाती थी, लेकिन यहाँ पर प्रकाश एक माध्यम से जाकर के दूसरे माध्यम में जा रही है और अपने रास्ते से क्या हो जा रही है, थोड़ी सी विचलित हो जा रही है। इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है ना। अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे, जब अपवर्तनांक के बारे में आएगा तब डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अपवर्तन के दौरान प्रकाश की किस विशेषता में परिवर्तन नहीं होता है। जब अपवर्तन होता है, अपवर्तन का मतलब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश के कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बदलते हैं और क्या नहीं बदलता है। तो प्रकाश की चाल देख लीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी चाल में भी परिवर्तन आएगा। जिस स्पीड से वो वायु में ट्रैवल कर रही थी उसी स्पीड से वो कांच में नहीं ट्रैवल करेगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, डिपेंड करता है कि वो कौन से माध्यम से कहाँ पर जा रही है, ठीक है। और इसका तरंगदैर्ध्य जो है, वेवलेंथ जो है, डिस्टेंस, कितना दूरी से ये चल रहा है, अगर स्पीड में परिवर्तन हो रहा है तो तरंगदैर्ध्य में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद में दिशा, आपने देखा इसका मार्ग जो है वो क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा विचलित हो जा रहा है। तो ये तीनों चीजों में तो परिवर्तन हो रहा है, स्पीड भी बदल रहा है, तरंगदैर्ध्य भी बदल रहा है और इसका मार्ग भी थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, विचलित हो जा रहा है। लेकिन इसकी आवृत्ति पर, प्रकाश की आवृत्ति पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर कंफ्यूजन हो रही है कि आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य क्या होता है, तो ये एक माध्यम है मान लीजिए, ठीक है, और जो वेव होते हैं वो इस तरह से ऐसे ट्रैवल करते हैं। तो ये वाला और ये वाला जो माध्यम होता है, चाहे आप नीचे वाले माध्यम को ले लीजिए, इधर और इधर, इस एक साइकिल को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्रेस्ट और ट्रॉफ हम बोलते हैं। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट, और नीचे वाले को ट्रॉफ कहते हैं। तो यहाँ से एक क्रेस्ट से लेकर के दूसरे क्रेस्ट के बीच में जो प्रकाश चलती है, जितनी दूरी तय करती है, उसी को वेवलेंथ कहा जाता है। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सेम केस यहाँ पर भी होगा, एक ट्रॉफ से लेकर दूसरे ट्रॉफ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है उसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो वेवलेंथ है, जो मतलब कि तरंगदैर्ध्य है, ये स्पीड पर डिपेंड करता है, स्पीड के समानुपाती होता है आपका लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, इस किसी समय में मान लीजिए 1 सेकेंड में कितनी बार प्रकाश ने ट्रैवल किया हुआ है, ये कितनी बार गया हुआ, कितना क्रेस्ट कितना ट्रफ, कितना क्रेस्ट कितना ट्रफ बना हुआ, कितना साइकिल पूरा किया है, उसी को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। अब आवृत्ति जो है इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आवृत्ति में, इसको मैं एफ से यहाँ पे लिख रही हूँ, आवृत्ति और लैम्डा में यानी कि तरंगदैर्ध्य में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अगर तरंगदैर्ध्य की जो उसकी वैल्यू है ये ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब कैसे समझोगे, यहाँ पर देखिए, ये 1 सेकेंड, ये एक हो गया, दूसरा यहाँ पे
यहाँ पर आपको कई सारे साइकिल बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे, इधर आपको कम साइकिल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बीच में 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 डिस्टेंस आपको कम बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जबकि इसके और इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है ना। तो लैम्डा ज्यादा हुआ, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लैम्डा का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा। याद रखिएगा, लैम्डा क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। ओके, तो क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। वायु से जल में जाने पर प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, वायु से जल में जाने पर प्रकाश की चाल घट जाती है, ठीक है ना। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। आइए जरा कांच, जल और इन सब में प्रकाश की चाल कितनी होती है ये भी देख लीजिए, ठीक है। ये है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। वायु में भी पूछेगा तो सेम ही होगा, ठीक है ना। जल में प्रकाश की चाल जो है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायु में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हीरे में 1.25 मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, शायद ये पूछ ले कि किस में कितना है, में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सर्वाधिक किस में होता है, निर्वात या वायु में होता है। अगले सवाल पर हम चलेंगे, फिर अगली चीज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। सो क्या होता है, वायु से जल में जाने पर प्रकाश की चाल क्या होती है, घटती है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लेंस में बनने वाली छवि किस सिद्धांत पर काम करती है। अब लेंस में जो है जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन से सिद्धांत पर बनता है। लेंस क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, तो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई वस्तु उत्तल दर्पण में कैसी दिखाई देगी, जो वस्तु उत्तल दर्पण में है वो आपकी कैसी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी, ठीक है। परावर्तन में कोण घटना कोण के बराबर होता है। देखो ये सवाल क्या कहना चाह रहा है कि परावर्तन के दौरान जो होता है या किस नियम, अच्छा अभी जो हमने डिस्कस किया था कि आपतित कोण और परावर्तित कोण जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कौन सा नियम है, तो ये परावर्तन का दूसरा नियम होता है। परावर्तन का कौन सा नियम होता है, दूसरा नियम होता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो इंद्रधनुष अपवर्तन और साथ ही साथ क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। अपवर्तन होगा, साथ ही साथ क्या होता है, लाइट डिस्पर्स कर जाती है, लाइट फैल जाती है, जिसके कारण हमें अलग अलग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दिखाई देते हैं जो कि अलग अलग रंगों के होते हैं, ठीक है ना। चलिए, प्रकाश का सबसे अधिक अपवर्तन किस रंग में होता है। अपवर्तन का मतलब विचलन, प्लीज याद रखिएगा कि अपवर्तन का मतलब होता है विचलन। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रकाश का सबसे अधिक विचलन कौन से रंग में होता है, ठीक है। इस सवाल को कराने से पहले मैं एक डायग्राम दिखा दूं आपको, हाँ बस इधर वाला डायग्राम ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है प्रिज्म, इस प्रिज्म से होकर के लाइट, ये व्हाइट लाइट आपकी जा रही है, ठीक है। अब जैसे ही इस प्रिज्म से होकर के ये दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में ये जा रही है, ठीक है ना, तो क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, 7 रंगों में ये विभक्त हो जाता है। पहले अपवर्तन हुआ, फिर ये क्या हो गया, 7 रंगों में विभक्त हो गया, यानी कि प्रकीर्णन हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, ऑर्डर देख लीजिएगा, VIBGYOR विबग्योर वाला हमने बनाया हुआ था, ठीक है, विबग्योर वाला आपने बनाया हुआ था। सो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब जरा सा ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ बहुत अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें डेविएशन ज्यादा दिखाई दे रहा है या इसमें डेविएशन दिखाई ज्यादा दे रहा है, इसके कंपैरिजन में आप देखिएगा,
तो आप कहेंगे कि इसमें डेविएशन ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज्यादा विचलन कौन से रंग में हुआ? सबसे ज्यादा विचलन होता है वॉयलेट में। सबसे ज्यादा विचलन किस में होता है? वॉयलेट में होता है, ठीक है ना। और सबसे कम विचलन किस में होगा? रेड में होगा। तो यहाँ पे देख लो, सबसे ज्यादा विचलन वॉयलेट में होता है, सबसे कम विचलन किस में होगा? रेड में होगा, ठीक है। क्या इनके तरंग दैर्ध्य में से कोई संबंध होता है विचलन का? बिल्कुल होता है। वॉयलेट का तरंग दैर्ध्य कम होता है। इस वॉयलेट का जो होता है, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है, ये बहुत दूर तक फैल जाता है। रेड का तरंग दैर्ध्य यानी इसको लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, तो ये बहुत ज्यादा फैल नहीं पाती है, जबकि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से क्या होता है? स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दो चीजें, इससे सवाल बनते हैं। क्या सवाल बनते हैं आगे डिस्कस करेंगे। तो देख लो ध्यान से कि सबसे कम विचलन किस में होता है? रेड वाले में होता है। सबसे ज्यादा विचलन किस में होता है? वॉयलेट वाले में होता है, याद रखिएगा। फिर उसी ऑर्डर में सबसे ज्यादा विचलन वॉयलेट में होगा, फिर उससे कम इंडिगो में होगा, फिर उससे कम किस में होगा? ब्लू में होगा, फिर उससे कम किस में होगा? ग्रीन में होगा, फिर उससे कम किस में होगा? येलो में होगा, फिर उससे कम किस में होगा? ऑरेंज में, और सबसे कम किस में होगा? रेड में होगा, ठीक है। आइए आगे, अब सवाल पर आइए। प्रकाश का सबसे अधिक अपवर्तन किस रंग में होता है? तो सबसे अधिक पूछा है ना, बैगनी, वॉयलेट, ठीक है। प्रकाश का सबसे कम अपवर्तन किस में होता है? लाल रंग में। पेंसिल पानी में तिरछे क्यों दिखाई देती है? जब प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तो वो क्या होती है? पेंसिल हल्की टेढ़ी दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण। कल की क्लास में डिस्कस किया था। आंख का कौन सा भाग प्रकाश को अपवर्तित करता है? तो अपवर्तन में हेल्प करता है कॉर्निया, हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? कॉर्निया हेल्प करता है। रेटिना क्या करता है? रेटिना पर ही क्या करता है? प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है ना। आइरिस क्या करता है? आइरिस प्यूपिल की यानी कि पुतली की मदद करता है लाइट को कंट्रोल करने में। कैसे कंट्रोल करने में? आइरिस प्यूपिल को कहता है कि बेटा बहुत सारी लाइट आ रही है, ऐसा करो तुम थोड़े सिकुड़ जाओ, है ना, अपना आकार छोटा कर लो। तो क्या होगा? प्यूपिल अपना आकार छोटा कर लेगा अगर लाइट अधिक है तो। अगर लाइट कम है तो आइरिस प्यूपिल से कहेगा कि तुम अपना आकार क्या कर लो? बड़ा कर लो, क्योंकि लाइट बहुत कम है, आंखें बड़ी कर लो। तो आप भी ये सारी चीजें करते होंगे। जब बहुत लाइट पड़ती है तो आप अपनी आंखें सिकोड़ लेते हैं, जब कम लाइट होती है तो आप अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं। तो ये करने में हेल्प कौन कराता है? आइरिस प्यूपिल को इंडिकेट करती है कि बहुत लाइट है, आंखें सिकोड़ लो, कम लाइट है, आंखों को फैला लो, ठीक है ना। तो लाइट को कंट्रोल करने में दोनों हेल्प करते हैं, आइरिस भी करता है और प्यूपिल भी करता है। आइरिस कैसे करता है? प्यूपिल का आकार कम और ज्यादा करने में हेल्प करता है, और जैसे ही प्यूपिल अपना आकार एडजस्ट करता है लाइट कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो चारों चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। आगे, आंख की लेंस किस प्रकार की होती है? तो हमारी आंख में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है हमारी आंख में। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से सुधारा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? हमको निकट की चीज दिखाई देती है, निकट की वस्तु तो दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक है। जब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो हम अवतल लेंस लगाते हैं। अवतल लेंस का चश्मा हमारी आंखों के सामने लगाया जाता है ताकि ये क्या कर सके? ये आपके क्या कहते हैं कि जो प्रतिबिंब है उसको रेटिना पर फोकस करा सके, ठीक है। आगे आइए। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की नहीं दिखाई देती है। और जब नजदीक की नहीं दिखाई देती है तो आंखों में क्या लगाया जाता है? जो चश्मा होता है, नॉट आंखों में, चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है। और उत्तल लेंस क्या करती है? हमको इमेज को, नजदीक वाले इमेज को क्लियरली दिखाने में हेल्प करती है। अब ये इमेज जरा सा देखिएगा। सबसे पहले कि
तो कि हमको वस्तु कैसे दिखाई देती है, फोकस कैसे करती है। ये दूर से कोई वस्तु की जो प्रतिबिंब आ रही है वो आती रहेगी। ये है हमारा क्या, ये है हमारा लेंस जो है, इसको क्या करती हैं, ये दोनों सीलियरी मसल्स दोनों तरफ होती हैं, इसको पकड़े रहती हैं, एडजस्ट कराती हैं। यही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, तभी हमारा लेंस क्या होता है, एडजस्ट होता है। जब बहुत दूर से कोई लाइट आ रही होती है और उसको हमें इमेज बनाना होता है रेटिना पर, तो ये सीलियरी मसल्स हमारे क्या होते हैं, ये खिंच जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और लेंस हमारा क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, ताकि इमेज जो है, दूर से आने वाली इमेज क्या है, रेटिना पर बन सके। ठीक है। अब जब नजदीक से ही कोई लाइट आ रही होती है तो हमारा सीलियरी मसल क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाता है। ठीक है। और नजदीक की वस्तु क्या हो, ताकि रेटिना पर बन सके, वरना बाहर चली जाएगी, वरना क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है। आइए जरा सा एक सेकेंड। अब निकट दृष्टि दोष और क्या कहते हैं कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, देखिए नॉर्मल विजन में आपका जो लाइट का फोकस है वो रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन मायोपिया में क्या होता है, जिसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, जिसको हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, इसमें आपको नजदीक की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर वाली वस्तु आपको दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब है वो हमारा रेटिना से पहले ही बन जा रहा है। ऑब्जेक्ट वाला जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, इसी वजह से हमको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो नेत्र गोलक होता है इसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है ना, ओवरऑल नेत्र गोलक का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये रेटिना पर प्रतिबिंब ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है। कारण भी पूछ लेता है कभी कभी, तो याद रखिएगा। अब इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, अवतल लेंस लगाया जाता है। क्या किया जाता है, अवतल लेंस लगाया जाता है। अब इसी तरह से दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो दिखाई दे रही है लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, लाइट तो नजदीक ही रखा हुआ है, लेकिन इसका जो नेत्र गोलक होता है ये छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक छोटा हो गया तो जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनने लगा। अब रेटिना के पीछे बनने लगा तो नजदीक की वस्तु दिखाई ही दे रही है, ब्लर दिखाई दे रही है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है, उत्तल लेंस लगाया जाता है, ताकि जो फोकस है वो कहाँ पर बन सके, रेटिना पर बन सके। ठीक है ना, नेत्र गोलक को तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो चश्मा लगा करके इसको ठीक किया जाता है। तो आशा करती हूँ जो कॉज है और इसका समाधान है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो अवतल दर्पण, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो उत्तल लेंस। कंफ्यूजन नहीं रखना है, निकट दृष्टि दोष नाम भले है लेकिन नजदीक की ही वस्तु हमको दिखाई देगी, दूर की नहीं। प्लीज याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई देगी, नजदीक की नहीं दिखाई देगी। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। यदि आप किसी जलाशय में चांद को देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है आभासी। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है। ग्लेयर जो है, चकाचौंध, बहुत चमकने वाली चीज, जैसे कि ग्लिटर्स हो गया, आप किसी ऐसे जहां पे जाते हैं जो बिल्कुल चमकता रहता है एकदम, तो वो किस वजह से होता है, वो होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जैसे कि हीरे की चमक, हीरे की चमक क्यों होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। आगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर में, एंडोस्कोपी में, और मृग मरीचिका जो दिखाई देती है। मृग मरीचिका किसको कहते हैं, जब आप रेगिस्तान में जाते हैं आपको पानी जैसा कुछ दिखाई देता है लेकिन वास्तव में वहां पर पानी नहीं होता है। इस घटना को मृग मरीचिका बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। यह भी घटना क्यों होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी समझना बहुत जरूरी है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है जरा सा समझिएगा। देखिए ये है माध्यम, ठीक है ना। अब यहाँ से एक माध्यम से प्रकाश की जो किरण है वो आई। अब अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बना दूं, सीधा बनना भाई बना दूं। अब जब जैसे ही लाइट दूसरे माध्यम में जाएगी, या तो ये दूर होगी या तो ये इस तरफ ऐसे आएगी, डिपेंड करता है कि विरल से सघन माध्यम में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जो प्रकाश का यहाँ पर एक सेकेंड, एक मिनट हो। हाँ या तो ये क्या होगा, दूर हटेगा या नजदीक आएगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये है आपका आपतित किरण और ये है आपका रिफ्रैक्टेड अपवर्तित किरण, ठीक है ना। परावर्तित नहीं बोलेंगे, अपवर्तित किरण, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम इस आपतित किरण का कोण बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका अपवर्तित किरण क्या होगा, इस माध्यम के बिल्कुल समानुपाती इस सतह पर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या करें, अपवर्तित किरण का आपतित किरण का कोण बढ़ाते जाएं, शब्दों के लिए थोड़ा माफ करिएगा, आपतित किरण का कोण बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम आएगा जो अपवर्तित किरण होगी, जो अपवर्तित किरण होगी ये बिल्कुल इसकी सतह पर आ जाएगा। और जैसे ही आपने थोड़ा सा आपतित किरण का और एंगल बढ़ा दिया, जैसे ही आपने थोड़ा सा आपतित किरण का एंगल और बढ़ा दिया, यह किरण जो है ये वापस से इसी माध्यम में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, वापस इसी माध्यम में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इस घटना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा जो लाइट है वो सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। मान लेते हैं कि ये कांच है और ये वायु है। लाइट को, ये कंडीशन है जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसके लिए प्रकाश की किरण को सदैव सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। किस माध्यम में जाना चाहिए, सघन से विरल माध्यम में, ठीक है। सघन से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो ये अभिलंब से दूर हटती है। क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। अब यदि हम प्रकाश की इस किरण का वेग, नॉट वेग, इसका कोण अगर हम क्या करें, बढ़ा दें, तो क्या एक ऐसा टाइम आएगा जब अपवर्तित किरण बिल्कुल अभिलंब के, ये जो माध्यम है इसके समांतर हो जाएगी। थोड़ा सा हमने और अगर आपतित किरण का कोण बढ़ाया तो ये वापस इसी माध्यम में चला आएगा। इस घटना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये वाला आपने क्या किया, आपतित किरण के कोण को क्या करा, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो अपवर्तित किरण जो है वो अपने ही माध्यम में वापस चला आया। लेकिन ये क्यों हो रहा है, अपवर्तन के कारण हो रहा है। तो अब किरण तो परावर्तित हो गई ना, इसीलिए इसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से पहले एक घटना हुई। कौन सी घटना हुई, यहां पर देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से पहले एक घटना हुई थी। हमने कहा कि जैसे ही आप क्या करेंगे, एक सर्टेन पॉइंट पर अगर आपतित किरण के कोण को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो एक समय आएगा अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब जो माध्यम था उसके समांतर हो जाएगा। ये कौन से कोण पर होता है, इसी कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं।
क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, ऐसा एंगल जिस एंगल पर अपवर्तित किरण माध्यम की सतह पर गिरता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ये कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का बनता है अभिलंब से देखेंगे तो। क्रांतिक कोण का मान अभिलंब से देखने पर 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। जैसे ही क्या करेंगे, एक सर्टेन पॉइंट पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल पर हमने बढ़ाया जब, तो अपवर्तित किरण जो है वो माध्यम के सतह पर गिरती है। जिस कोण पर वो माध्यम की सतह पर गिरती है उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होने के लिए अच्छा होगा, बार बार किरण बोल के कंफ्यूज कर रही हूँ। आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतित कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तब जाकर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आसानी से लिख लीजिए, शायद थोड़ा सा बार बार किरण और कोण बोल करके कंफ्यूज करा दिया, बट एनीवे आइए देखें। ये है आपका आपतित कोण आई, ठीक है। एक सर्टेन पॉइंट पर क्या होगा भाई, ये क्या हो जाएगा, आपका अपवर्तित कोण है, ठीक है ना। ये क्या है, अपवर्तित कोण, जो बिल्कुल माध्यम की सतह पर अपवर्तित किरण गिरने वाली है। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, जिस एंगल पर ये माध्यम की सतह पर गिरेगा उस एंगल को हम कहेंगे क्रांतिक कोण। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब इसको हम क्या करेंगे और बढ़ाएंगे, किसको, आई के मान को और बढ़ाएंगे, तभी तो ये जा करके ये इस माध्यम में वापस चला जाएगा। तो एंगल आई की वैल्यू हमेशा क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, तब जा करके क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक है। सवाल पूछ लेता है, तो अब मैं आशा करती हूँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, और क्रांतिक कोण भी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा समय लगा, माफ कीजिएगा, पर अब आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर्स, एंडोस्कोपी, जो मिराज की घटना होती है, हीरे के चमकने की घटना होती है, ये सब किसके कारण होता है, आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किस उपकरण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहन का पीछे देखने वाला जो शीशा होता है उसमें क्या इस्तेमाल होता है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अच्छा, दर्पण और लेंस में थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा ये चीज बताना था। लेंस क्या करता है ये है आपका उत्तल लेंस, ठीक है। ये है आपका अवतल लेंस। उत्तल लेंस आप देख रहे हैं कि विभिन्न मार्गों से आ रही किरण को क्या कर रहा है, एक ही फोकस पर कन्वर्ज करा रहा है, एक ही फोकस पर ये ला रहा है, ठीक है। उत्तल लेंस क्या करता है, एक ही फोकस, एक ही विभिन्न माध्यमों से आने वाली, विभिन्न मार्गों से, नॉट माध्यमों, विभिन्न मार्गों से आने वाली लाइट को क्या करता है, एक ही जगह पर फोकस कराता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अभिसारित, हिंदी में क्या कहते हैं, अभिसारित, कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारित लेंस, ठीक है। अब जो आपका अवतल लेंस है ये क्या कर रहा है, ये लाइट को फैला रहा है। आप देख रहे हैं लाइट को क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, अपसारित लेंस, अपसारित लेंस। जब लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस जो है वो अभिसारित लेंस होता है। ये क्या करेगा, एक ही फोकस पर विभिन्न किरणों को क्या करेगा, केंद्रित कराएगा। और अवतल लेंस जो है ये अपसारित लेंस होता है, ये किरणों को क्या करता है, फैलाता है। जब दर्पण की बात करेंगे तो ये वाला काम, जब दर्पण की बात करेंगे तो ये काम अवतल दर्पण का होता है।
जब दर्पण की बात करेंगे तो ये काम अवतल दर्पण का होता है और ये वाला काम उत्तल दर्पण का होता है। ये काम उत्तल दर्पण का होता है। इसीलिए कार के साइड वाला जो मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है ताकि वो पीछे आने वाले लार्ज एरिया को दिखा सके। क्यों? क्योंकि लाइट को क्या कर रहा है? फैला रहा है। ठीक है, तो आशा करती हूँ समझ में आ गया है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। कैमरे में किस प्रकार का लेंस होता है? तो कैमरे में आपका होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। परछाई हमेशा किस प्रकार की होती है? परछाई हमेशा आपकी कैसी होती है? आभासी होती है। रिफ्लेक्शन, परछाई की बात कर रहा है, तो ये कैसा होगा? आभासी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल, सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आकाश जो है वो दिन में नीला क्यों दिखाई देता है? वो भी प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। आकाश का रंग दिन में नीला प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। दोनों ही प्रकीर्णन के कारण हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है भाई? तो शाम के सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय क्या होता है? बाकी लाइट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? इनका फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होता है, तो ये क्या होती है? तरंग दैर्ध्य छोटा हो रहा है, तो ये आसानी से क्या हो रही है? फैल जा रही हैं। लेकिन लाल रंग जो है इसका तरंग दैर्ध्य तो काफी बड़ा है, मतलब लाल, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बड़ा होता है। अब इसको डिस्टेंस काफी ज्यादा तय करना पड़ रहा है। जब इसको डिस्टेंस बहुत तय करना पड़ रहा है तो ये रंग आसानी से हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग हमको लाल दिखाई देता है। और दिन में जो आकाश का रंग है वो नीला भी इसी कारण दिखाई देता है, क्योंकि बैगनी रंग जो है बहुत तेज दूर तक फैलता है और वो हमारी आंखों में आसानी से पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसका रंग हमको नीला दिखाई देता है। न्यूटन की किस खोज से प्रकाश का स्पेक्ट्रम समझा गया? तो प्रकाश के जो विभिन्न रंग है वो प्रिज्म की खोज के कारण इसको समझा गया था। आंखों में रेटिना किस काम आता है? तो प्रतिबिंब बनाने में। क्या बनाने में? प्रतिबिंब बनाने में। दृष्टि दोष, मायोपिया में वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? तो दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देंगी? धुंधली दिखाई देंगी। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। कौन सी प्रक्रिया में प्रकाश मुड़ता है? अपवर्तन में। ठीक है, उत्तल दर्पण की छवि कैसी होती है? उत्तल दर्पण की छवि आभासी और सीधी बनती है, हमेशा आभासी और सीधी बनती है। उत्तल दर्पण की छवि हमेशा आभासी और सीधा बनेगा, याद रखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस में बनने वाली छवि आभासी। उत्तल लेंस में बनने वाली छवि दोनों संभव है, कुछ कंडीशन में आभासी, कुछ कंडीशन में वास्तविक बनता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए माध्यम कैसा हो? जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, ऐसा आवश्यक है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे ज्यादा अपवर्तित रंग कौन सा है? सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग कौन सा है? बैगनी है। कौन सा रंग है? बैगनी। प्रकाश की विकिरण किस रूप में चलती है? रेखीय रूप में। ठीक है, किस यंत्र में प्रिज्म का उपयोग होता है? स्पेक्ट्रोमीटर में। स्पेक्ट्रम मेजर करने वाला यूनिट होता है स्पेक्ट्रोमीटर में। किसी लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मेजर करते हैं। ठीक है, दिन में आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, सूर्यास्त हो या सूर्योदय हो।
रेटिना में किस प्रकार की छवि बनती है? तो ये बनती है आपकी वास्तविक एवं उल्टा। किस प्रक्रिया में प्रकाश का मार्ग बदलता है? तो अपवर्तन होता है, तभी तो प्रकाश का विचलन होता है। ठीक है, ये सारी घटनाएं समझा चुकी हूँ, मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का जो विभिन्न रंग होता है वो उसकी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रकाश का विभिन्न रंग उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? यहाँ लिख लीजिए, कोई यहाँ आप लिख लीजिए, लोहा लिख लीजिए, नहीं कागज लिख लो। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में या फिर वायु में। लेंस में जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो छवि कहाँ पर बनती है? अब देख लीजिए, लेंस में जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी गई है? फोकस पर रखी गई है, तो ये कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। परावर्तन के लिए कौन अनिवार्य है? परावर्तन के लिए कौन अनिवार्य है? परावर्तक सतह। कौन अनिवार्य है? परावर्तक सतह। उत्तल दर्पण में छवि हमेशा, उत्तल दर्पण में छवि हमेशा सीधा और छोटा बनता है। अगर प्रकाश का कोण घटना कोण से अधिक है, अगर प्रकाश का कोण घटना कोण से अधिक है, अच्छा हाँ ठीक है, यही इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो आपके रिफ्रैक्टेड एंगल या क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो क्या होगा? पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। आंखों की दृष्टि कम होने पर डॉक्टर कौन से उपकरण का इस्तेमाल करता है? तो ऑप्थेल्मोस्कोप का इस्तेमाल करता है आंखों की जांच करने के लिए। प्रकाश ऊर्जा का कौन सा रूप है? प्रकाश ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय रूप है। यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। प्रकाश ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय रूप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण, तो प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, अनुप्रस्थ तरंगें भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। यांत्रिक अयांत्रिक क्या होती हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, तो हाँ एक ये सवाल पूछता है, इसमें क्वेश्चन था नहीं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके विभिन्न प्रकार के आपके क्या हैं? स्पेक्ट्रम्स हैं। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के आपके स्पेक्ट्रम्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी और तरंगदैर्ध्य के बेसिस पर सवाल पूछता है कि कौन सा स्पेक्ट्रम जो है ये आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आ जाता है कि क्रम में व्यवस्थित करिए इसको। ठीक है ना, ये सवाल हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही है, अक्सर पूछता ही है। ठीक है ना, तो ये करेक्ट ऑर्डर इसका याद रखिएगा। यहाँ पर जरा आप देखिए, यहाँ पर आपको वेवलेंथ इसका बढ़ता दिखाई दे रहा है, फिर ऊपर वेवलेंथ ज्यादा है, नीचे इसकी वेवलेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। वेवलेंथ कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो चाहे आपसे ये पूछ ले कि तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लगाइए, ठीक है, चाहे आपसे ये पूछ ले कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में लगाइए, जरा एरो का डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा। जब आपसे पूछेगा कि तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लगाइए तो आप नीचे से ऊपर की तरफ गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। गामा एक्स यूवी, यूवी से याद रखिएगा, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, वी फॉर विजिबल। तो ऐसे मैंने ऐसे याद किया हुआ है, गामा एक्स यूवी, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। गामा एक्स यूवी, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो जब आप जाएंगे तो क्या हो रहा है? तरंगदैर्ध्य बढ़ रहा है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में लगाइए तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसकी होगी? गामा रेज की। फ्रीक्वेंसी उसके बाद किसकी ज्यादा होगी? एक्स रेज की। फिर किसकी ज्यादा होगी? अल्ट्रावायलेट। फिर किसकी ज्यादा होगी? विजिबल की। एंड सबसे कम किसका फ्रीक्वेंसी होगा? रेडियो वेव का। फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसका है? रेडियो वेव का। ठीक है, तो ये इसको याद रख लीजिएगा, बहुत जरूरी है, ये सवाल पूछता है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी क्या होगा? कम होगा। वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी।
और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्सल रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ऐसे याद रखना है। और कुछ इसमें निकट दृष्टि दोष का एक चार्ट देख लीजिएगा अगर कंफ्यूजन हो तो। निकट दृष्टि दोष है, निकट की वस्तु स्पष्ट देखेंगे, दूर की वस्तु ब्लर दिखाई देगी। कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? अवतल लेंस। दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। क्यों अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि अवतल लेंस लाइट को फैला रहा है, दूर तक लेके जाएगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन नजदीक की नहीं। उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे समाधान के लिए, ठीक है। तो आशा करती होंगी कि आपको जो लाइट के टॉपिक्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सब ऑलमोस्ट मैंने करा दिया हुआ है। जहाँ से भी सवाल पूछ सकता है वो सभी लगभग मैंने शामिल किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। कुछ चीज़ें थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, बट कोशिश की है कि आपको समझ में आया हो। तो जो भी आपका फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा और पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आप सभी का।